हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। उसमें हमें पता है कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब एनर्जी तो फूड से मिलती है यानी न्यूट्रिएंट से मिलेगी, लेकिन एनर्जी को डिराइव करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नेसेसरी एंड फॉर दैट पर्सन वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। सो जब ये एनर्जी डिराइव होने की यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन, तो उसमें CO2 भी प्रोड्यूस होता है जो कि हमें रिलीज आउट करना है, क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो हम इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? सेल के पास ऑक्सीजन लेके गए, न्यूट्रिएंट्स लेके गए, सेल से हमने CO2 रिलीज आउट किया या तो ये कैसे हुआ? सो विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज ब्लड। तो बॉडी फ्लूइड क्या है? बॉडी फ्लूइड यानी कि ऐसे फ्लूइड जो हमारे इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है एंड वो एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब एक मीडियम थ्रू विच वी परफॉर्म वेरियस processes like through which oxygen nutrient provided to cell and waste or harmful product removed from the cell। यानी जो ब्रीदिंग हो रही है, हम इनहेलेशन ऑक्सीलेशन करके ऑक्सीजन और CO2 रिलीज आउट करवाते हैं। तो ये किससे हुआ? विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड से ही प्रेजेंट है। फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारा बॉडी का फंक्शन अच्छा रहे तो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, बॉडी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। सो बॉडी फ्लूइड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम सेल के पास अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं एंड सेल से हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो रिमूव आउट करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स से लेके तो वर्टिब्रेट्स। तो जो सिंपल इनवर्टिब्रेट्स है लाइक स्पंजेस है एंड सिलेंट्रेट्स है, दे यूज वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, यानी उनके सराउंडिंग में का वो वाटर यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस के लिए। यानी समझो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इनके सराउंडिंग में ये सब क्या है? वाटर। तो इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए ऑक्सीजन, तो ये वाटर के थ्रू यूज़ करेगा, वाटर मीडियम यूज़ करेगा एंड CO2 रिलीज आउट करना है तो भी वाटर का ही यूज़ करते हैं। जैसे स्पंजेस, उनकी बॉडी में पोर्स ही पोर होते हैं, इसलिए इनको पोरीफेरा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, तो हम वाटर का यूज़ नहीं करते, हम फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी विद इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे मेजर अगर फ्लूइड देखें हमारे बॉडी का, सो दैट इज ब्लड एंड ब्लड के बाद सेकंड मेजर फ्लूइड है लिम्फ। तो हमें सबसे पहले अबाउट ब्लड के बारे में जानना है। सो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका पार्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ये स्पेशलाइज्ड क्यों है? बिकॉज इट इज फाइबरलेस, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है वो फाइबर सीक्रेट करते हैं जो कि किसी भी टिश्यू को स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब अपना ब्लड बना तो इसमें फाइबर्स लूज कर दिया, क्योंकि ये एक जगह पर होल्ड करके रखने का काम कर रहे थे। लेकिन ब्लड तो हमें हमेशा सर्कुलेट करवाना है, क्योंकि हमें इसी से ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, हार्मफुल प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। अगर इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते तो ब्लड एक ही जगह पर रहता, सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो उससे हमें हमारे बॉडी की फंक्शनिंग हेल्दी नहीं रहती, क्योंकि हमें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो जब भी हम इसमें फाइबर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो जब ये ब्लड बना तो इसने फाइबर्स को लूज कर दिया। ये फाइबरलेस है, देयरफॉर इट इज कम्स अंडर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन मेसोडर्मल, कनेक्टिव टिश्यू मिडल वाले लेयर मेसोडर्मल से बनता है, तो ब्लड भी मेसोडर्म से ही ओरिजिनेटेड है। अमाउंट देखें अगर हमारे बॉडी में, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर के आसपास दिखाई देगा एंड pH इज 7.4, यानी बेसिक है अपना ब्लड का pH, एसिडिक नहीं है, सो इट इज स्लाइटली बेसिक। सो द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड किस चीज़ों से बना हुआ है। सो ब्लड बनता है 3 चीज़ों से। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, जो कि 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यानी ऐसे समझो 5 लीटर ब्लड है तो 5 लीटर ब्लड में 3 लीटर तो प्लाज्मा ही होगा। ठीक है, एंड फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं 45%, यानी
5 लीटर ब्लड में हमें 3 लीटर प्लाज्मा मिला तो 2 लीटर क्या मिलते हैं, फॉर्म एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स। अब ये जो सेल्स है ये लूजली पैक भी हो सकते हैं, टाइटली पैक भी हो सकते हैं। तो इनके बीच के जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है ये किसका पार्ट है, स्पेस इनसाइड द सेल, स्पेस विद इन द सेल, दो सेल के बीच के जो स्पेस है इसे ही इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो सेल्स है कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करवाएंगे जैसे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसकी वजह से चिपचिपीनेस में आती है। तो ब्लड हमारा कैसा है, सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फ्लूइड मैट्रिक्स। So the next is components of plasma. So plasma अपना 55% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ टोटल ब्लड, 55%, यानी 5 लीटर अगर ब्लड होगा तो 3 लीटर तो प्लाज्मा ही पाया जाएगा। प्लाज्मा किस चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। सो बात करें प्लाज्मा की तो इट इज़ विस्कस फ्लूइड है, ये क्या है, विस्कस फ्लूइड है एंड कलर इज स्ट्रॉ और पेल येलो, ठीक है। विस्कस फ्लूइड हमने कहा ब्लड एक फ्लूइड है, तो क्योंकि इसमें वाटर होता है तो ये फ्लूइड बन गया। विस्कस यानी कि चिपचिपा सा। तो वाटर कैसे होता है, हम उसको रब नहीं कर सकते, लेकिन वाटर में अगर हमने चीनी डाली तो वो चाशनी बन जाती है, तो हम रब कर सकते हैं अपने स्किन पर। तो सेम वैसे ही जब ब्लड निकलता है इंजरी के दौरान तो वो ब्लड गाढ़ा गाढ़ा यानी कि हमें महसूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड विस्कस फ्लूइड। तो फ्लूइड है क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है। अब विस्कस क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और उसी के बारे में हमें देखना है। सो टोटल प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 90 से 92% तो वाटर ही है, टोटल ब्लड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ टोटल प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। देन 6 to 8% प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए गए हो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन, 6 to 8% है। इसमें हमें 3 मेजर प्रोटीन के बारे में जानना है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। अब किसी भी प्रोटीन के पीछे यानी सफिक्स ओजन लग जाए या फिर प्रीफिक्स प्री लग जाए, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर प्रीफिक्स प्री लग जाए एंड सफिक्स अगर ओजन लग जाए तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कैसे होंगे, इनएक्टिव। और जब हमें इसी का यूज़ होगा, मतलब हमें इसका काम पड़ेगा, तो हमें इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके ये अपना प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ये जो फाइब्रिनोजन है इसका सफिक्स है ओजन, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें का जो ओजन है हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन इज ब्लड कोएगुलेशन, यानी जब हमें इंजरी हुई तो ब्लीडिंग हुई, लेकिन ब्लीडिंग हर टाइम तो होती नहीं रहती, कुछ देर बाद स्टॉप भी हो जाती है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन हुआ, यानी जहाँ इंजरी साइड थी वहाँ नेटवर्क बन गया, जाली जैसा स्ट्रक्चर बन गया इस फाइब्रिन का, और इसी फाइब्रिन में जो डैमेज ब्लड सेल है वो ट्रैप हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बॉडी से निकल नहीं पाते, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप हो जाता है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने यानी ब्लड कोएगुलेशन के लिए फाइब्रिनोजन हेल्प करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन। सो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। So here the alpha and beta globulin helps in lipid transportation, वो लिपिड ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड गामा ग्लोबुलिन, तो जब भी कभी हमारे बॉडी में पैथोजन यानी कि एंटीजन आता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें डिसीज कराएगा। कुछ दिनों के लिए हम बीमार हो गए, लेकिन हम ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, ये प्रोटीन है ग्लोबुलिन नाम का, ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी।
दैट मीन्स इसका फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन से, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एल्बुमिन। सो हम तीनों में देखें तो मोस्ट एबंडेंट एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ज़्यादा हमें एल्बुमिन दिखाई देता है एंड दिस इज कोलाइडल इन नेचर। कोलाइडल मतलब कि वाटर को होल्ड करके रखता है। तो जैसे हमने देखा इस प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है, तो इस प्लाज्मा में का वाटर जो है वो एस्केप ना हो जाए, ब्लड से मतलब निकल ना जाए, पानी कम ना हो जाए हमारे ब्लड में, तो इसको होल्ड करके रखने का काम एल्बुमिन का है। देयरफॉर मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक इज द वर्ड रिलेटेड टू द वाटर, तो हमारे प्लाज्मा में वाटर का बैलेंस बना के रखना एंड इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, ये किसका काम है? एल्बुमिन का। जैसे समझो 3 लीटर प्लाज्मा में 2 लीटर पानी ही है, 90 से 92% मतलब 2 लीटर के आसपास तो आ ही जाएगा। तो 2 लीटर पानी है तो इसमें का 1 लीटर हट गया, मतलब ये एल्बुमिन नहीं था, तो पानी को होल्ड करके नहीं रख पाए, तो ऑस्मोटिक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, बैलेंस नहीं बना रहेगा, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ब्लड का, 5 लीटर से वो 4 लीटर पर आ जाएगा, यानी प्रेशर भी उतना नहीं लगेगा। तो प्रेशर भी लगवाना है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है, सो एल्बुमिन इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज गैसेस। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर से हमारे पास ऑक्सीजन आता है लंग्स के एल्वेलाई के पास, हमें टिश्यू तक भेजना है। टिश्यू में कैटाबोलिक एक्टिविटी के थ्रू जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, ये भी हमें लंग्स के पास भेजना है, फिर जाके लंग्स जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हम ब्लड मतलब जो टिश्यू एंड अपना सो द गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड ही हेल्प करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मिनरल्स, यानी कि जो आयंस हम कहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये भी सम अमाउंट में पाए जाते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसे सब्सटेंस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे हमने खाना खाया, डाइजेशन होगा स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, एंड जो भी सिंपल मॉलिक्यूल है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड, ये लोड हो जाते हैं ब्लड में और अपने अपने ब्लड सेल के पास पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। सो ये ऑलवेज ट्रांजिट इन स्टेट है, ट्रांजिट इन स्टेट, यानी ट्रांजिट का मतलब है मूवेबल, तो हमेशा ये ब्लड में मूव होते रहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स। तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं तो वो हमारे जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ फंक्शन को, उस फंक्शन को एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स, एंड उसी केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही है, उसके पास कोई ऐसा पाइप नहीं है डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन से जुड़ा हुआ कि वो उसके थ्रू रिलीज आउट करवा सके, तो वो जो ग्लैंड्स है इस हार्मोन्स को ब्लड में लोड कर देती है, एंड ब्लड तो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, तो हमेशा ये सर्कुलेट होते रहता है हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड, एंड उसके टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। देन यूरिया। सो हियर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड, जो 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया पाया जाता है, जैसे कि 70 से 34 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, mg में पाया गया है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज क्लॉटिंग फैक्टर, यानी हमने अभी अभी देखा फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, लेकिन ये लास्टली फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें अदर सब्सटेंसेस, अदर प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। तो ऐसे टोटल प्लाज्मा में 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जो वन लीड टू द अनदर, यानी एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, एंड वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी इसके सफिक्स ओजन होगा या फिर प्रीफिक्स री लग गया होगा, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, तो ये एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, लास्ट में फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होके ब्लड को कोएगुलेट करता है। सो दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? हमने क्या किया, यहाँ पर ब्लड लिया, ये एक पर्सन का होल ब्लड है,
होल ब्लड को हमें देखना है कि इसमें बराबर प्लाज्मा के कंपोनेंट्स है क्या, जैसे वाटर है, ग्लूकोज मतलब न्यूट्रिएंट, गैसेस, प्रोटीन, इन सब के बारे में देखना था। तो होल ब्लड में तो दिखाई नहीं देता। होल ब्लड को हमने किया सेंट्रीफ्यूज। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू जो बड़े लार्ज सब्सटेंसेस थे जैसे कि फॉर्म एलिमेंट्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, प्लेटलेट, वो नीचे सेटल डाउन हो गए यानी प्रेसिपिटेट हो गए, एंड जो भी लिक्विड पार्ट है वो ऊपर ऊपर रह गया। तो इसी लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। सो हियर प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स को निकाल दो तो प्लाज्मा बन जाता है। देन एक अदर टेस्ट भी की जाती है जैसे कि सीरम टेस्ट। ठीक है, सीरम टेस्ट की जाती है। तो सीरम में प्लाज्मा में से अगर हम इस जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली फाइब्रिनोजन, इसको अगर निकाल देते हैं यानी वो नीचे सेटल डाउन हो गया, तो ऊपर का जो पार्ट बचा दैट इज सीरम। सो सीरम इज द प्लाज्मा माइनस दिस क्लॉटिंग फैक्टर, particularly fibrinogen. So the next one is form elements. फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल। तो ब्लड में 3 मेजर सेल पाए जाते हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इन तीनों सेल के बारे में हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है इनकी। तो सबसे पहले देखते हैं इनका अदर नेम। आरबीसी को अलग नाम से भी जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को भी अलग नाम से जाना जाता है। सो आरबीसी का अदर नेम इज इरिथ्रोसाइट। साइट मतलब ही सेल होता है एंड इरिथ्रो मतलब रेड। सो रेड ब्लड सेल को क्या कहा, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब वाइट कलरलेस जो होते हैं, सो इट इज ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स को अदर नाम इज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये अदर नाम हो गया। देन इनका काउंट मतलब 45% ऑफ द टोटल फॉर्म एलिमेंट्स है, लेकिन उस 45% में भी किस सेल का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज देयर नंबर और द काउंट। सो जो अपने आरबीसी है इट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। 1 mm क्यूब में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। देन डब्ल्यूबीसी सबसे कम है, दैट इज 6 to 8,000 पर mm क्यूब। एंड प्लेटलेट्स मतलब कि जो थ्रोम्बोसाइट है दैट आर 1.5 to 3.5 लाख, ये लाख में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आरबीसी, आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स के बाद डब्ल्यूबीसी आते हैं। देन साइट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये बनते कहाँ पर हैं। ठीक है, सो दिस साइट इज बोन मैरो। सो ये जो बोन है, तो बोन के इनसाइड जो कैविटी पाई जाती है इसी को कहा जाता है बोन मैरो। सो तीनों के तीनों ब्लड सेल इट इज फॉर्म इनसाइड दिस कैविटी दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। तो तीनों बोन मैरो में ही बन गए, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है बनने की इनको कहा जाता है पोएसिस। जैसे इरिथ्रोसाइट बने तो इरिथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी बने तो ल्यूकोपोएसिस एंड प्लेटलेट्स अगर फॉर्म हो सो दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। लेकिन जो प्लेटलेट्स है ये तो एक्चुअल में सेल है ही नहीं। एक बड़ी सी सेल थी मेगा कार्योसाइट। मेगा यानी कि लार्ज सेल, तो उनका डिवीज़न हुआ, यहाँ पर इसका क्या हो गया डिवीज़न, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए, और उस सेल के फ्रैगमेंट्स को ही सेलुलर फ्रैगमेंट्स कहते हैं। एंड दिस सेलुलर फ्रैगमेंट्स आर नथिंग बट द प्लेटलेट्स। ठीक है, देन शेप ऑफ दिस 3 सेल। सो आरबीसी इज बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से सी शेप दिख रहा है, दैट इज बाइकॉन्केव शेप होता है एंड मोस्ट ऑफ द मैमल में बाइकॉन्केव ही है। ठीक है, देन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इज इरेगुलर और अमीबा की तरह है, दैट इज अमीबॉइड इन शेप। ये इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इनको करना है डिफेंस मैकेनिज्म। पैथोजन तो किसी भी जगह पर हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो ब्लड में ही हो। तो ब्लड से, ब्लड वेसल से निकल कर इसको पैथोजन के पास लड़ाई करने के लिए जाना है। तो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म तो वो तभी करेंगे जब ब्लड वेसल से निकलेंगे, तो उसे निकलने की प्रोसेस को कहा जाता है डायापेडिसिस। तो डायापेडिसिस हो, ये जो प्रॉपर इसकी ब्लड वेसल है यहाँ से ये जो अमीबॉइड है ये निकल पाए, इसलिए इसने शेप अमीबॉइड गेन किया। क्योंकि अगर इनकी प्रॉपर बाउंड्री होती तो धक्का मारते इस ब्लड वेसल को, लेकिन निकल नहीं पाते। इरेगुलर होने की वजह से पोडोसाइट बन गए।
फॉल्स फिट बन गए तो ये निकल पाते हैं इस ब्लड वेसल से, दैट इज कॉल्ड डायापेडिसिस। देन प्लेटलेट्स एक्चुअल में प्लेट लाइक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि यही सेल को बताते हैं कि आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। बट हियर आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, ई मतलब कि अपसेंट है यहाँ पर न्यूक्लियस, और द डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस इसमें अपसेंट होता है, तो यहाँ पर हमने कोई न्यूक्लियस नहीं बनाया। लेकिन जो अपना डब्ल्यूबीसी है, दीज आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो हियर इट इज न्यूक्लिएटेड। देन प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट खुद ही सोचो ये क्या है, सेलुलर फ्रैगमेंट्स है, तो एक मेगा कार्योसाइट में तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, तो इसके तो कितने सारे डिवीजन हुए, कितने सारे प्लेटलेट बने, तो किस किस से इसमें जाता है ये न्यूक्लियस, तो इसमें भी न्यूक्लियस अपसेंट होता है, देयरफॉर इट इज यू न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है। देन पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी चीज़ को कलर देता है, उसको पिगमेंट कहते हैं। सो जो हमारा आरबीसी है, यहाँ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, एंड जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ अबाउट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम इतना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो अपने दो ब्लड सेल है जैसे कि डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इसमें एक्चुअली कोई ऐसा पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो जो पिगमेंट जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको कलर दिया जाएगा। सो ये रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, तो आरबीसी का कलर भी रेड है, इसीलिए हमारे ब्लड का जो कलर है हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होने की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं, पिगमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज वाइट इन कलर, एंड प्लेटलेट इज कलरलेस क्योंकि उसमें भी कोई पिगमेंट नहीं होता। ठीक है। देन फंक्शन, सो हियर द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देन फंक्शंस, सो द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमें ये तो पता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के पास आई है उसे टिश्यू तक भेजना है, टिश्यू से लंग्स के पास CO2 भेजना है, तो वो ब्लड में तो लोड कर देते हैं, लेकिन ब्लड में भी डिफरेंट सेल्स है, प्लाज्मा है, किस तरीके से जाता है। सो आरबीसी पर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन एंड CO2 बाइंड होके ट्रांसफर होता है, तो देयरफॉर ये जो हीमोग्लोबिन है गैसेस ट्रांसपोर्ट करवाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट आल्सो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं इसे। देन डब्ल्यूबीसी, अब जो डब्ल्यूबीसी है इसके फर्दर दो टाइप्स है, दो टाइप्स में भी 5 टाइप्स के सेल्स है, तो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सेल वैरी करता है। देन ब्लड कोएगुलेशन, सो प्लेटलेट का फंक्शन इज ब्लड कोएगुलेशन। फाइब्रिनोजन देखा था, वो ब्लड को कोएगुलेट करता है, लेकिन ज़्यादा ही इंजुरी हो गई, तो सबसे पहले प्लेटलेट ऐसे सब्सटेंस को स्टिमुलेट करवाते हैं जो कि इस फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करने में हेल्प करे, एंड साथ ही में इंजुरी साइट पर एग्रीगेशन कर देते हैं। एग्रीगेशन मतलब ग्रुप बना लेना, जमा हो जाना उस जगह पर, ताकि जो डैमेज ब्लड सेल है वो उस ट्रैप में फंस जाए एंड निकल ना पाए, ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। देन लाइफ स्पैन, तो इनका जीवन जो है वो वेरिएबल है। तो बात करें अपने आरबीसी की, सो इट इज अबाउट 120 डेज, 120 दिन रहते हैं। देन डब्ल्यूबीसी, इनका भी वेरिएबल लाइफ स्पैन है, 7 to 10 डेज या 5 to 7 डेज इतना के। देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का होता है अबाउट 7 to 10 डेज के आसपास। देन इनका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद ये कहाँ पर जाते हैं, सो ऐसी जगह लाइफ स्पैन होने के बाद ये जाते हैं, इसी को कहा जाता है ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। स्प्लीन एक किडनी शेप ऑर्गन है जो कि अपने स्टमक के डोर्सली यानी पीछे पाया जाता है, तो वहां पर जाते हैं स्प्लीन में। साथ ही में जो डब्ल्यूबीसी है ये स्प्लीन में तो जाते ही है, लेकिन लिवर एंड लिम्फ नोड यहाँ पर भी जाते हैं, एंड प्लेटलेट्स ये स्प्लीन में, तो तीनों का कॉमन इज स्प्लीन है, लेकिन लिवर एंड लिम्फ नोड इसमें भी कुछ डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द फॉर्म एलिमेंट्स। देन टाइप्स ऑफ
देन द टाइप्स ऑफ WBC. सो WBC के दो टाइप्स है बेस्ड ऑन ग्रैनुल्स. ग्रैनुल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. अब WBC में अगर ऐसे ग्रैनुल्स प्रेजेंट हो तो इसी को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स. एंड अगर इस WBC में ग्रैनुल्स एब्सेंट है सो दैट इज कॉल्ड अग्रैनुलोसाइट्स. ठीक है. फर्दर जो ग्रैनुलोसाइट है इसके भी 3 टाइप्स आते हैं इसमें. तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और एसिडोफिल. तो हमने देखा WBC में कोई पिगमेंट नहीं है, ये व्हाइट है. तो इसमें तो 5 टाइप्स के सेल है ना, तो फिर इसको कैसे पहचानेंगे हम कि ये न्यूट्रोफिल कौन सा है, बेसोफिल कौन सा है. तो इसको कलरिंग किया यानी स्टेनिंग प्रोसेस की. तो ये जो न्यूट्रोफिल है इसको स्टेन किया गया था बाय एसिडिक एंड बेसिक डाई. तो इसने दोनों कलर रिटेन किया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल. न्यूट्रो यानी न्यूट्रल कलर. बेसोफिल को स्टेन किया बेसिक डाई से, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसोफिल. इस सेल को स्टेन किया गया था बाय एसिडिक डाई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इओसिनोफिल और एसिडोफिल. देन जो 6 to 8,000 अपना WBC है इसमें कौन से सेल का कितना कंट्रीब्यूशन है यानी कि काउंट देखेंगे. सो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल है WBC के जो 60 to 65% कंट्रीब्यूट करते हैं. देन बेसोफिल अबाउट 0.5 to 1%, ये सबसे कम है. एंड इओसिनोफिल और एसिडोफिल 2 to 3% कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. देन फंक्शन. सो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करेंगे. फैगोसाइटोसिस यानी कि एंगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल. सो जो भी पैथोजन आता है तो WBC एक आर्मी की तरह वर्क करती है एंड हमें उस प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दिस पैथोजन से यानी डिफेंस मैकेनिज्म. तो उस फॉरेन पार्टिकल को जो न्यूट्रोफिल है वो एंगल्फ कर लेता है एंड इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं. ठीक है. देन बेसोफिल कॉजेस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये इन्फ्लामेशन करवाता है, स्वेलिंग लाता है. एंड इओसिनोफिल और एसिडोफिल सप्रेस एलर्जी एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन. अब एक सेल ऐसा है बेसोफिल जिसने इन्फ्लेमेशन करवाया. एसिडोफिल ऐसा सेल है जो कि इस इन्फ्लामेशन को सप्रेस यानी कम कराता है. साथ ही में एलर्जिक रिएक्शन भी डिक्रीज कराता है ये. देन जो न्यूट्रोफिल है इसका अदर नाम भी है दैट इज PMNL यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट. फर्दर बेसोफिल सीक्रेट 3 सब्सटेंसेस, 3 सीक्रेशन करवाएगी जैसे हिपारिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. ठीक है. सो जो हिपारिन है इट इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब हमारा जो ब्लड है ये फ्लूइड नेचर का है, ये बहते रहता है क्योंकि उसमें हिपारिन है. अगर हिपारिन ही नहीं होता तो ब्लड कोएगुलेट हो जाता, यानी हिपारिन उसको सॉलिड बनने से प्रिवेंट करता है, हमेशा उसको लिक्विड स्टेट में रखता है. देन हिस्टामिन. हिस्टामिन इज वासोडायलेटर यानी जितनी एक ब्लड वेसल के डायमीटर है, जितनी डायमीटर है उससे और बढ़ा देना. डायमीटर बढ़े तो डायमीटर बढ़ी तो जो वॉल है उसी पर तो प्रेशर लगता है, तो प्रेशर यहाँ पर ब्लड का कम लगेगा, यानी जो हिस्टामिन है इट डिक्रीज बीपी को घटाता है. लेकिन जो सीरोटोनिन है इसके अगेंस्ट है, इट इज वासो कंस्ट्रिक्टर यानी जितनी ब्लड वेसल की डायमीटर थी उससे और कम कर दो. अब कम किया तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, देयरफॉर इंक्रीज बीपी को बढ़ाता है ये. ठीक है. देन तीनों में जो न्यूक्लियस है इट इज डिफरेंट. सो हियर द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल इज मल्टीलोब. यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 ऐसे मेनी लोब दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीलोब न्यूक्लियस. देन बेसोफिल. सो द नेक्स्ट वन इज अग्रैनुलोसाइट्स. अग्रैनुलोसाइट्स मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते. तो इसके भी 2 सेल्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. सबसे पहले बात करते हैं मोनोसाइट्स की. सो हियर मोनोसाइट कंट्रीब्यूट 6 to 8% इन टोटल WBC. देन लार्जेस्ट सेल साइज, लार्जेस्ट काउंट नहीं, लार्जेस्ट सेल का साइज कहा गया है. ये जो सेल है WBC में सबसे तो WBC में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं दैट इज नथिंग बट द मोनोसाइट. और यहाँ उनका फंक्शन देखिए. सो हियर इट इज
फैगोसाइटोसिस, यानी न्यूट्रोफिल की तरह एंगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को यानी एंटीजेंस को। देन हियर द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप और हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। देन लिम्फोसाइट्स, सो द लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं इन टोटल WBC एंड फर्दर इसके दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाया, जैसे प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है तो इसका हेल्प करके ही ये एंटीबॉडी बनाता है एंड खुद से एंटीजन के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जाता, ये एंटीबॉडी को भेजता है। इसीलिए इससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि ब्लड में पाई जा रही हो। अब बनी तो ये प्लाज्मा के ग्लोबिन प्रोटीन से है, तो प्लाज्मा भी तो ब्लड का ही पार्ट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देन टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते, एंटीजन के साथ फाइट करने के लिए खुद से ही जाते हैं, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स सेल मेडिएटेड, सेल के द्वारा दी गई इम्यूनिटी दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों में देखें तो इनका जो न्यूक्लियस है सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस है एंड सर्कुलर होता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है पेरीफेरी पर, सेंट्रली बहुत सारा न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरी पर पाया जाएगा। सो थैंक यू।